तो आप लोग काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स को जानते होंगे, जैसे कि अपनी एलेक्सा हुई या फिर ओके गूगल हुआ या फिर हमारा सिरी हुआ। तो अगर मैं एलेक्सा से बोलूं और एलेक्सा क्या हाल है, तो वो रिप्लाई में देगी बढ़िया आप बताओ। या फिर मैं पूछूं एलेक्सा कल का टेम्परेचर क्या होने वाला, कल का मौसम कैसा होने वाला है, वो मुझे बता देगी कल ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं है, तो इस तरह से बता सकती है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज जो है, जो हम आम भाषा बोलते हैं लोगों से बात करने के लिए, वो उसी भाषा में हम एक मशीन से बात कर पा रहे हैं, हम उससे बोल पा रहे हैं, उसी भाषा में जवाब ले पा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी हिंदी में एलेक्सा से बात करके आपको बताया। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, वो है हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये ही हमारी यूनिट का नाम है, जो कि नाम है यूनिट 3 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसी यूनिट में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि एलेक्सा कल क्या टेम्परेचर होने वाला है, कल कैसा मौसम कैसा वेदर होने वाला है। अब जो मैंने बोला वो अपनी आम जिंदगी में बोला, जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं। अब एलेक्सा ने क्या करा, उसके पास जो है वो उसने हमारी आवाज़ को पहचाना, स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करा, मतलब जो हमने बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और उसने देखा कि हमने यहाँ पर टाइप करा है या फिर बोला है, उसको उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया कि कल कैसा वेदर होने वाला है, ये उसने लिख लिया। अब ये लिखने का काम जो है वॉइस से टेक्स्ट में, ये हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। अब इसके बाद जो हमने लिखा, अब उस चीज़ को समझने का काम करता है यहाँ पर हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU। तो NLU का इसने यूज करा और उसका मीनिंग समझा, हम कहना क्या चाह रहा है उसे समझ में आ गया कि भाई ये बंदा जो है वो टेम्परेचर के बारे में जानना चाह रहा है, वेदर के बारे में जानना चाह रहा है कि कल कैसा वेदर होने वाला है। तो अब उसको जवाब देना है। अब देखो उसने अंडरस्टैंडिंग तो कर ली, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अब उसको रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई में भी वो नेचुरल लैंग्वेज में ही देगी। तो नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करने वाली है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLG। तो NLG का यूज करके उसने हमारी भाषा में रिप्लाई में दे दिया कि कल का मौसम काफी खतरनाक होने वाला है, बारिश पड़ने वाली है, बाढ़ आने वाली है, जो आने वाली है वो सब कुछ वो बता देगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो हो गई हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इसी में ही इसी की एप्लीकेशन है काफी सारी, जिसमें से 2 एप्लीकेशन इसी यूनिट में दे रखे हैं। वो है चैटबॉट, आपस में हम चैटबॉट में नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रिप्लाई पा सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। और उसी तरह मशीन ट्रांसलेशन है, जिसको हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो पूरी यूनिट आपको मैंने बता दी। अब ये यूनिट यहाँ पर खत्म नहीं होगी, अब इसकी गहराई में जाएंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ते हैं। और अगेन मैं ये बात बोलता हूँ कि आप और मैं दोस्त है और साथ में पढ़ने वाले हैं, हम आपका बड़ा भाई या फिर छोटा भाई समझ सकते हो, साथ में मिलके हम पढ़ने वाले हैं, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम प्यार से बोलते हैं NLP। तो ये जो हम यूनिट करने वाले हैं वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है KMC 101, या फिर सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़े हो तो 201 है। तो फर्स्ट ईयर का ये हमारा सब्जेक्ट है और ये AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके नोट्स जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको डबल साइडेड में प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 2 पेपर में आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो काफ़ी छोटे और कंप्रेस्ड नोट्स हैं, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन सभी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो इस यूनिट का एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं डिटेल में। अब देखो यहाँ पर हम साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, इसके अलावा नोट्स में और कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, अपनी तरफ से गूगल पर सर्च कर लेना या फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करना। और ये बात मैं रिपीटिवली मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर यूनिट में बताता हूँ। और अभी शुरू करते हैं। तो अब देखो व्हाट इज NLP। सबसे पहले NLP के बारे में जानते हैं, जिसको हम प्यार से NLP बोलते हैं, लेकिन है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ NLP होता क्या है। तो NLP क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ करते हैं मशीन से बात करने के लिए और नेचुरल लैंग्वेज में बात करने के लिए, ताकि वो हमारी सभी चीज़ें अच्छे से समझ पाए और हमारे चीज़ों को एनालिसिस कर पाए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हमारी हिंदी में हो गई, तो इस तरह से हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में जो बात करते हैं और उस बात को मशीन समझ भी पाती है, तो ये हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई। अब मशीन को हम इनपुट देने के लिए, मतलब हम जो बोल रहा है वो बात बोल रहा है, वो हम कैसे, या तो हम मुंह से बोल के बता सकते हैं या फिर टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं आपके फ़ोन में, तो जो आपका ओके गूगल हुआ, तो आप उसमें गूगल असिस्टेंट में टाइप करके भी उससे बात कर सकते हो या फिर बोल के भी अपना कुछ भी काम करा सकते हो या फिर पूछ सकते हो। अब देखो NLP के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। एक है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको प्यार से
NLU बोलते हैं, और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, और जिसको हम प्यार से NLG बोलते हैं। मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारा सबसे पहले तो काम है मशीन को हमारी भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए, जो हमने बोला उसका मतलब क्या है उस चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो उस चीज़ को समझने को NLU बोलते हैं, और उसका रिप्लाई जो देना उसको वो भी हमें नेचुरल लैंग्वेज में ही देना चाहिए मशीन को। तो वो हमें नेचुरल लैंग्वेज में जो रिप्लाई देती है वो नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करके देती है। तो इसलिए हमने दूसरा नाम जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, अब मैं पूछूं भाई और एलेक्सा क्या हाल है, तो अब वो एलेक्सा समझेगी कि ये उससे हाल पूछ रहा है, तो ये अंडरस्टैंड करने का काम जो हो गया वो NLU का हो गया। अब जो रिप्लाई में देगी वो होगा कि हाँ सब बढ़िया है आप बताओ। तो ये जो इसने रिप्लाई दिया है तो ये हमें नेचुरल लैंग्वेज में दिया है, तो इसने नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज़ करके हमें रिप्लाई दे दिया है। अब देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस, या फिर मॉर्फोलॉजी भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमने बोला है तो उसमें जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स है या फिर फुल स्टॉप है, पंक्चुएशन, सब कुछ हमारे जो भी पूरा सेंटेंस है जो भी बात है उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करती है, वर्ड्स में, सेंटेंस में, पैराग्राफ में, उसको अलग अलग टेक्स्ट को जो है वो अलग अलग वर्ड्स और सभी चीज़ों में डिवाइड कर देती है, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, वर्ड्स में, ताकि वो आगे उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं वो होता है हमारा सिंटैक्टिक एनालिसिस, जिसको प्यार से हम पार्सिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब जो भी हमने वर्ड बोला, जो भी पूरा सेंटेंस थे जिसमें शब्द वगैरह उसने डिवाइड कर दिए थे अलग अलग, उसको अब उसको सही में वो अरेंज करके देखेगी अपने हिसाब से। तो वो अरेंज करता है और उसका मतलब नहीं निकालती, सिर्फ ग्रामर का यूज़ करके उसको अरेंज करता है। कि जैसे कि ये है कि भाई द बॉय गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ये मतलब यार ग्रामर का मुझे याद नहीं है कैसा होता था, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता था आई थिंक। तो उस हिसाब से ग्रामर का यूज़ करके उस सेंटेंस वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस में अरेंज कर देगी। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का भी बना सकती है इसको, अगर कंफ्यूजन हो गया था द स्कूल गोज टू बॉय, तो ये जो है वो इसने रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब इसका निकल कर नहीं आएगा, तो ये इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। मतलब जो है वो परफेक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके देखेगी, उसको बिल्कुल सही से सेट करके देखेगी। अगर जैसे कि ये हो गया द स्कूल गोज टू बॉय, तो ये तो अलग हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट पहला आ गया, वर्ब बीच में, ठीक है, लेकिन इसमें ये पीछे आ गया हमारा जो सब्जेक्ट था, तो इस चीज़ को ये रिजेक्ट कर देता है। अब आता है सेमेंटिक एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है, इसने पूरा बिल्कुल परफेक्टली सेंटेंस बना दिया, कोई बात नहीं, इसने सही से बना दिया द बॉयज गोज टू स्कूल। अब वो उसका सच में मीनिंग चेक करती है, क्या भाई ऐसा सच में होता है या फिर नहीं, या पॉसिबल है या फिर नहीं। जैसे कि सेंटेंस है, जैसे हॉट आइसक्रीम, गर्म आइसक्रीम, आइसक्रीम गर्म कैसे हो सकती है, वो अलग बात है कि भाई गर्म हो गई, लेकिन वो पिघलने के बाद वो आइसक्रीम नहीं रह जाएगी, वो पानी हो जाएगा, तो गर्म आइसक्रीम कभी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के मीनिंग को भी ये रिजेक्ट कर देगा और इस तरह की चीज़ों को भी वो चेक करेगा। अब आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब जैसे कि आप यहाँ पर एलेक्सा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने टेम्परेचर पूछा कि एलेक्सा कल का वेदर कैसा होने वाला है, उसने बता दिया कल धुआंधार बारिश होने वाली है, बिजली चमकने वाली, ये सब होने वाला है, सब कुछ बता दिया, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, आपने जैसे उसने बताया, अब उसके बाद आपने बोला कि परसों क्या होगा, आपने क्या बोला, परसों क्या होगा। आपने ये नहीं पूछा परसों क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने पहले उसको बता दिया हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि मैं परसों के बारे में जो पूछ रहा हूँ वो वेदर के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये आपके जो पहला वाला बिहेवियर था, पहला वाला जो आपका सेंटेंस था उससे को रिलेट करके देखेगा, और उसको को रिलेट करने के बाद जो आपने छोटा सा या फिर शॉर्ट में सेंटेंस बोल दिया, फिर उसके मीनिंग को वो समझ जाएगा, अच्छा आप वेदर के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि वही था कि द बॉय गोज टू स्कूल, तो ये हो गया। अब फिर बाद में आपने लिखा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो अब ही का मतलब क्या है, कौन है इंटेलिजेंट, तो वो पहले सेंटेंस को चेक करेगा कि द बॉय को आप बोल रहे थे वो स्कूल जाता है और वो एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है, तो समझ जाएगा कि आप उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो। अब प्रेगमेंटिक एनालिसिस में क्या होगा, वो सब कुछ मिला जुलाकर जो आपके ये पीछे स्टेप्स हुए हैं उसको ओवरऑल एनालिसिस करके देखा कि हाँ भाई सब कुछ सही से काम हो गया या फिर नहीं, मीनिंग वगैरह हमारा निकल कर आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद वो हमें रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से वो देखेगा कि इस तरह की चीज़ें होती है या फिर नहीं, सेंटेंस बना या फिर नहीं, वो सब चेक करके हमें बता देगा।
तो ये हो गया हमारा इसके स्टेप्स जो होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो ये है हमारा पहला पेज जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और इसकी ई बुक भी काफ़ी जल्दी मैं रेडी करके आपको दे दूंगा, जो कि काफ़ी सारी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी होगी और अपडेटेड वर्जन होगा। जो चीज़ें इसमें नहीं है वो उसमें आपको देखने को मिल सकती है, डेफिनेशन और काफ़ी बेटर उसमें देखने को मिल सकती है, और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये वाली जो पीडीएफ आपको देने वाला हूँ इसके यूनिट 3 की आपको फ्री में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। और देखते हैं आगे एप्लीकेशंस क्या है एनएलपी की, कहाँ कहाँ हम एनएलपी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो एनएलपी का हम यूज़ कर सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन में, मतलब हम जो बोलते हैं उसको यहाँ पर वो पहचानना, हमने क्या बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इस तरह के स्पीच रिकॉग्निशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। तो ये आप समझ गए होंगे। और जो हमने बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, या फिर मशीन जो समझ जाए उस फॉर्मेट में चेंज कर देना, तो वो हमारा स्पीच रिकॉग्निशन है। जो हम बोल रहे हैं उसको यहाँ पर मशीन को समझने वाली लैंग्वेज में चेंज कर देना। अब चैटबॉट भाई आगे 2-3 बार और आएगा, डिटेल में भी आएगा। इससे लास्ट वाली यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट में भी चैटबॉट्स के बारे में बता चुका हूँ। हम चैटबॉट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब चैटबॉट में आगे आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली यूज़ करके भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो, आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अगर आपको चैटबॉट के बारे में अभी भी नहीं पता है तो। तुम चैटबॉट जो है वो जैसे व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हो, आप इंसान हो, सामने जो बैठा है वो भी इंसान है, लेकिन यहाँ पर चैटबॉट में क्या होगा, आप चैट कर रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान नहीं होता, एक मशीन होती है, रोबोट होता है जो आपसे बात करता रहता है। तो यही होगी हमारी चैटबॉट। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, आपका सिरी हो गया, यहाँ पर आपका एलेक्सा हो गया, ये सभी गूगल असिस्टेंट का भी हम वर्चुअल असिस्टेंट्स का भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इसी का ही एग्जांपल से मैं आपको ये सभी चीज़ें समझाता हुआ आ रहा था। और यहाँ पर है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हम OCR का भी यूज़ करते हैं, आपने काफ़ी बार यूज़ भी करा होगा नोट्स वगैरह को एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। जैसे कि आपके पास किसी ने आपको ये नोट्स दे दिए, जैसे कि मैंने ये अपनी नोट्स प्रिंट कर रखे हैं जो कि आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आपके पास पेपर है, आपने इसको स्कैन करा और फोटो वगैरह क्लिक कर दिया, अब आपके फ़ोन में आ गया। अब इसको एडिट करना है, आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने फ़ोटो कैप्चर कर रखा है। भले से आपने PDF बना लिया इसके स्कैन करके, लेकिन एडिट नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर हम OCR का यूज़ करता है जो कि टेक्स्ट जो लिखा है उसको समझता है, कि रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा ये A लिखा है, ये B लिखा है, और उस तरह से उसको एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ हटा वटा भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं अगर काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, उसमें हमें जैसे कि किसी का नेम चाहिए, किसी कंपनी के नेम्स चाहिए, तो हम एक क्लिक में सभी कंपनीज के नेम एक साथ निकाल कर रख सकते हैं। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है, वो जो भी लिखा हुआ है, जो भी हमारी सब कुछ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पैराग्राफ सेंटेंस वगैरह में, उस चीज़ को समझ सकता है कि क्या लिखा है। जो काम उस आप एक इंसान को दे सकते हो कि भाई मुझे इसमें से सभी कंपनी के नाम निकाल के दो, वो काम आपकी वो मशीन भी कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, क्योंकि वो अब समझ चुकी है आपने क्या लिखा है, और ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब ये है मशीन ट्रांसलेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी सारे ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हो, गूगल के ट्रांसलेट वगैरह, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में चाइनीज़, चाइनीज़ में जैपनीज़, इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये फ़ायदा है कि आप बड़े से बड़े पैराग्राफ को एक साथ दे दो, 1 सेकंड में, एक चुटकी में ये ट्रांसलेट करके दे देता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। या फिर आपने पूरी 10-20 पेज की PDF अपलोड कर दी, उसने हाथों हाथ आपको ट्रांसलेट करके दे दी। ऑटो करेक्शन में यूज़ करते हैं आप, जैसे कि आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में ऑटो करेक्शन ऑन होता है, आप हिंदी में टाइप करते हो और क्या हाल है वो टाइप कर देता है, एंड हॉल हेल, ऐसा मतलब अपने आप ही करेक्ट कर देता है। तो ऑटो करेक्शन भी तभी कर सकता है जब आप लिख रहे हो, उस चीज़ को समझ पाए आपने क्या लिखा है, पहला आप क्या बात कर रहे थे, उस हिसाब से वो आपको ऑटो करेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पे ऑटो करेक्शन में भी होगी, आपके टेक्स्ट के प्रिडिक्शन में भी आता है। जब आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है अगला वर्ड आपको क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आई लव, आगे वो अपने आप सजेस्ट कर देगा कि आपको आगे क्या लिखना है, माई सेल्फ लिखना है, इस तरह की चीज़ें वो लिख के दे देता है। ईमेल फिल्टरिंग,
तो यहाँ पर आपको ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल्स को वो फिल्टर कर देता है कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, प्राइमरी में, सोशल में, प्रमोशन में, स्पैम्स में। अब भाई जब ईमेल आया, उस ईमेल में जो चीज़ लिखी है उस चीज़ को समझ पाए तभी तो वो उसको फिल्टर कर पाएगा। तो यहाँ पर ईमेल फिल्टरिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन की। तो स्पीच रिकॉग्निशन बेसिकली है क्या? ये है जो भी हम बोलते हैं शब्द, उसको वो ट्रांसलेट करना, मतलब ट्रांसलेट नहीं, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करता है कंप्यूटर, हम ये जो सिस्टम है स्पीच रिकॉग्निशन का, इसका हम यूज़ करके जो भी हमारे स्पोकन वर्ड्स है, जो हम मुंह से बोल रहे हैं उन शब्द को, वो एक ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक मशीन समझ पाए। अब हमने जैसे कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि एक इंसान समझ पाएगा, और उसने टेक्स्ट को जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में चेंज कर दिया 01011000, ताकि मशीन समझ पाए। तो हमारे जो स्पोकन वर्ड्स है उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन के समझने वाली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो यही होता है जो हमारे बोलने वाले शब्द है उसको उसमें कन्वर्ट कर देना। अब जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन आपने काफ़ी जगह यूज़ करा होगा, सबसे ज़्यादा आपने वॉइस टाइपिंग या फिर वॉइस सर्च में करते हो, जैसे कि काफ़ी जगह आपको वॉइस सर्च से देखने को मिल जाता है, चाहे यूट्यूब खोलो या फिर आपके कीबोर्ड हो, उसमें वॉइस सर्च होता है, आप बोल के कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपने बोलो, उसने टेक्स्ट में चेंज कर दिया। आपके कीबोर्ड जो है जैसे कि गूगल कीबोर्ड, उसमें भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ से भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारी स्पीच रिकॉग्निशन, लेकिन एक चीज़ और होती है, वो है वॉइस रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, वो आवाज़ को ही पहचान लेता है, मेरी आवाज़ को भी समझ जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है जिसने ये बात बोली है। उसके उस बात को अगर कोई और बंदा बोलेगा, वो समझ जाएगा ये चीज़, ये बात किसी और ने बोली है। जैसे कि आपके असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि गूगल एलेक्सा हुआ, तो उससे मैं बता देता हूँ कि भाई मैं हूँ, मेरा नाम कुलभूषण है, मैं के हूँ। देखो वो बोल गई यार पीछे। तो ऐसा होता है, वो समझ जाती है कि ये कौन बंदा है। उसको मैं नाम भी दे सकता हूँ कि भाई ये मैं हूँ, ये इस नाम से मुझे जाना करो। अब मैं उससे पूछूंगा मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम बता देगी, और कोई और बंदा पूछेगा, वो बोल देगी कि मैं नहीं जानती आपको, आप अपना नाम बताओ। वो अब फिर अपने डेटाबेस में इसको स्टोर कर लेगी। तो वॉइस रिकॉग्निशन ये होता है, और वॉइस रिकॉग्निशन से आप पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि आपकी आवाज़ से ही पासवर्ड अनलॉक होगा। जैसे कि शिवाजी द बॉस में होता था, लगा 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 करके पासवर्ड था, या फिर ध्यान नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा ही था। तो स्पीच रिकॉग्निशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि एक नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि हम आम भाषा में किसी से बात करते हैं, तो इसी भाषा में हम कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं, और डिफरेंटली एबल पीपल के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। डिफरेंटली एबल मतलब जो सही नहीं है, मतलब जिनके हाथ नहीं है या फिर आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता, वो भाई कैसे बात कर सकता है कंप्यूटर से, या फिर जिसके हाथ नहीं है वो टाइप कैसे कर सकता है। लेकिन स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करके वो मशीन को इजीली एक्सेस कर सकता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि छोटे बच्चे देखता हूँ भाई, मैं सोचता हूँ कि भाई टाइप कैसे कर सकते हैं, कुछ देखना हो कैसे देख सकते हैं, लेकिन भाई मैंने देखा है, खोल लिया यूट्यूब और वॉइस सर्च कर दिया, डोरेमोन, शिनचैन वगैरह, और देख लिया। उनको भले से ABCD भी नहीं आती हो, तो बच्चे वो कर लेते हैं। तो इस तरह का स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ हो जाता है, और ये काफ़ी इजी बना देता है किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। काफ़ी इजी है, मतलब देखा है आपको, जो लोग भाई काफ़ी स्मार्टफोन वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, उन्होंने जियो फ़ोन ले रखे हैं, और वो स्मार्टली चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कल का वेदर देखना है, तो वो उनको ब्राउज़र नहीं खोलना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बीच का बटन दबाया, उनका हेलो गूगल खुल गया, जो कि असिस्टेंट है जियो फ़ोन में। वो बोल देंगे कि वेदर बताओ कल का कैसा है, वो बता देगी। तो टेक्नोलॉजी को सभी के हाथ में पहुँचा देती है काफ़ी ईजी तरीके से। अब स्पीच रिकॉग्निशन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक हो गया स्पीकर डिपेंडेंट, एक हो गया स्पीकर इंडिपेंडेंट, और एक हो गया स्पीकर अडेप्टिव। तो सिंपली आपको बता दूं, स्पीकर डिपेंडेंट का मतलब वो हो गया कि ये जो है वो स्पीकर पे डिपेंड करेगा, मतलब ये आवाज़ को पहचानेगा। बेसिकली ये यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ कर रहा है। तो जब भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट को फर्स्ट टाइम उसको ऑन करते हो, उसको परमिशन वगैरह देकर, तो वो सबसे पहले बोलता है कि 3 बार गूगल असिस्टेंट ओके गूगल बोलो, या फिर हेलो गूगल बोलो। तो आपकी वॉइस को ट्रेन करता है ताकि आवाज़ को आपकी पहचान पाए, फिर आप ही की आवाज़ से वो चीज़ काम करती है। तो ये होती है स्पीकर डिपेंडेंट, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। और एक है स्पीकर इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी की भी आवाज़ से काम कर देता है, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती।
और एक होता है स्पीकर अडेप्टिव। इसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे शुरुआत में तो वो स्पीकर इंडिपेंडेंट की तरह से शुरू होता है, लेकिन वो बाद में स्पीकर डिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास घर में आपका एलेक्सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे उससे तो आपकी आवाज़ को वो धीरे धीरे पहचानने लगेगा। आपके घर में कोई और रहता है, आपका छोटा भाई रहता है, तो उसकी आवाज़ को पहचानने लगेगा। अब आप उससे अगर आप पूछते हो कोई जोक को, कोई भी जोक सुनाओ, और आपको उसको असिस्टेंट को पता है कि भाई इसका टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो आपको जोक हो सकता है टेक से रिलेटेड सुना दे। और आपका जो छोटा भाई है उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो वो अगर जोक के लिए पूछेगा तो उसको क्रिकेट के हिसाब से जोक सुनाएगा। तो इस तरह से वो अडेप्टिव वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यूनिट काफ़ी छोटी है और आसान भी है, मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी बन जाएगी, 30-40 मिनट में बन जानी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है स्पीच रिकॉग्निशन की। तो स्पीच रिकॉग्निशन हमारी आवाज़ को सुनकर उसको कन्वर्ट कर देना टेक्स्ट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही है वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करना। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग में या फिर वॉइस सर्च वगैरह में। वॉइस कमांड्स टू स्मार्ट होम डिवाइसेस, जो कि हमारे स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि एलेक्सा वगैरह हो गया, या फिर आपका गूगल के स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, वो आपने घर में इंस्टॉल कर लिया, उनसे आप बातचीत करने के लिए, कमांड लाइट्स वगैरह ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हो, आप अपना वॉइस लॉक लगा सकते हो जो कि सिर्फ आपकी आवाज़ से खुलेगा। तो ये काफ़ी सारी इसकी और भी एप्लीकेशंस हो सकती है। अब जैसे कि वॉइस सर्च हो गया जो कि मैं बता चुका हूँ। ऑटोमोटिव में यूज़ कर सकते हैं, कार्स वगैरह में। अब कार ड्राइविंग कर रहे हो, सामने देख रहे हो, अब किसी की कॉल आई या फिर आपको कॉल करना है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और यहाँ पर फ़ोन उठाने लगेंगे या फिर कॉल रिसीव करनी पड़ेगी, या फिर म्यूज़िक चल रहा है, नेक्स्ट करने के लिए आपको साइड से चेंज करना पड़ेगा, या फिर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल से भी आप कर सकते हो। लेकिन आप स्मार्ट असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके कार में इंस्टॉल होगा, या फिर फ़ोन के थ्रू आपने एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर रखा होगा, तो आप बोल सकते हो ओके गूगल भाई इसको कॉल लगाओ, कॉल आ रही है तो आप बोल सकते हो ओके गूगल रिसीव कॉल वगैरह, ये सब काम आप कर सकते हो। या फिर गाने को चेंज करना हो आप बोलकर कर सकते हो। तो ये ऑटोमोटिव में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको प्यार से NLU बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन, जो हमने बोला उस चीज़ को उसने एक अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जो कि मशीन समझ पाए। अब जो आपने बोला उसके पास उसकी डिटेल आ गई, अब उसको समझना आपका कहने का मतलब क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो, आपकी भावनाएं क्या है, आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो ये जो काम करता है वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे काम आता है। अब ये यहाँ पर इसका यूज़ करता है। तो इन शॉर्ट यही है कि ये आपके रिटर्न या फिर स्पोकन वर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, जो कि जैसे कि आम भाषा में हम बोलते हैं, बात करते हैं, आपने चाहे वो टाइप करके बोल दिया, टाइप करके बता दिया, या फिर बोल के बता दिया। आपने कल का टेम्परेचर वेदर पूछना है तो आप टाइप कर सकते हैं कि कल का वेदर क्या होगा, या फिर मुंह से भी बोल सकते हैं कल का वेदर क्या होगा। अब उसके पास आ गया, अब वो समझेगा आप कहना क्या चाह रहे हो भाई। अच्छा, आप जो है कल का वेदर जानना चाह रहे हो, उसके पास ये बात समझ में आ चुकी है। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे भी और चीज़ें समझेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज को समझना ही हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। अब इसके एग्जाम्पल या फिर इसके एप्लीकेशंस वगैरह आप देख सकते हो। ये है हमारी मशीन ट्रांसलेशन, यही है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसकी आगे और डिटेल में दे रखा है, इसको और डिटेल में भी हम जानेंगे। और कमाल की बात यह है कि आप जो है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बड़े टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट को एक बार में अपलोड कर दो और वो फटाफट से आपको काम करके दे देगी। ऑटोमेटेड रीजनिंग, अब देखो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अगर वो समझ जाती है मशीन, तो वो उस चीज़ पर और काम कर सकती है। आपने काफ़ी सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दे दी या फिर कुछ और चीज़ दे दी, तो वो उस चीज़ को समझेगी, एनालिसिस करेगी, फिर बाद में हो सकता है वो कोई नया प्रूफ निकाल के दे दे, कोई नया फॉर्मूला निकाल के दे दे। तो इस तरह की रीजनिंग से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, लॉजिकल काम भी कर सकता है, जैसे कि एक इंसान समझदारी से कुछ काम करता है। अब एक है हमारी ऑटोमेटेड टिकट राउटिंग, मतलब टिकट आपको पता है, जैसे आप ऑनलाइन कंप्लेन वगैरह करते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपका टिकट जनरेट हो जाता है, मतलब एक आपका कंप्लेन नंबर जनरेट हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बोल रखा है। अब जैसे कि चैट बोट है, आपने मान लो अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा और आपको कोई उसमें इशू है, रिटर्न करना है या फिर कोई और इशू है, तो उसमें शुरू में ही जब आप कस्टमर केयर के एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप चैट कर सकते हो। सबसे पहले मशीन चैट करेगी, मतलब चैट बोट आपसे चैट करेगा, वो पूछेगा हाँ भाई आपको क्या दिक्कत है।
तो आप बोलोगे कि मुझे रिटर्न वगैरह करना है, तो वो आगे जो है चैटिंग में आपको जो अभी तो मशीन चैट कर रही है, लेकिन वो आगे आपको एक ह्यूमन से ही चैट कराने वाली है। तो अब उसने देखा कि भाई इसको अकाउंट वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको अपने ऑर्डर से रिलेटेड इशू है, तो अब वो उसी बंदे को आपको उसी बंदे से कनेक्ट करेगी जो इस चीज़ को संभालता है, जो ऑर्डर रिलेटेड डिपार्टमेंट में है। और अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड है, आपका अकाउंट में फ़ोन नंबर चेंज नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें, तो वो अकाउंट वाले डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र कर देती है। अब इससे क्या फ़ायदा हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। पहले अगर बंदे से कनेक्ट कर देती तो वो बोलता अच्छा आपको ये इशू है, फिर वो आपको ट्रांसफ़र करता दूसरे एग्जीक्यूटिव पर, तो ये काफ़ी टाइम सेव करती है। और इससे एक फ़ायदा और होगा, पहले वो चैट में देख लेगी आपको क्या इशू है, आपको कोई बड़ा इशू है कि भाई इस बंदे की प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए, तो आप वो देखेगा आपके प्रायोरिटी के बेस पर आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, जैसे कि आप अपने स्मार्ट असिस्टेंट वगैरह से कर सकते हो, जैसे कि हमने वेदर वाला एग्जांपल लिया था कि कल कैसा वेदर होने वाला है, तो इस चीज़ में भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करना। अब हम यही एग्जांपल लेते हैं, कल कैसा वेदर होने वाला है, वो समझ गया कि हाँ भाई नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो समझ गया कि ये जानना चाह रहा है कल कैसा वेदर होने वाला है। अब उसको रिप्लाई भी तो देना है, जिस भाषा में आपने उससे पूछा वो उसी भाषा में आपको जवाब देगा। ईंट का पत्थर, ईंट का पत्थर क्या बोल रहा हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने वाला है, आपको उसी भाषा में देने वाला है। तो उसी भाषा में आपको जनरेट करने के लिए उस भाषा को, वो उस रिप्लाई को उस भाषा में जनरेट भी करना पड़ेगा। तो नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करने को ही हम नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बोलते हैं। और ये एक प्रोसेस है जो कि एक मीनिंगफुल फ्रेजेस या फिर सेंटेंस को बनाती है एक नेचुरल लैंग्वेज में। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, एनालिटिकल डैशबोर्ड्स हो सकते हैं। अब देखो लास्ट यूनिट में मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफ दिखाए थे, पाई चार्ट वगैरह दिखाए थे, फनल वगैरह दिखाई थी, तो एनालिटिक्स निकल कर आ गई थी। जैसे कि मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया था, उसने दिखा दिया कि इस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मतलब पूरा सब कुछ एनालिसिस करके कि इस टाइम इतने व्यूज़ आ रहा है, इतने लोग मुझे देखते हैं, सब कुछ उसके पास ग्राफ वगैरह चार्ट वगैरह आ गया। अब वो जो है उसी का बेस पर समझने के बाद वो मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में बता देगा कि भाई शाम के टाइम जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखते हैं, और इस टाइम जो है आपकी एंगेजमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, आपके CTR बढ़ जाएगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, तो इस टाइम वीडियो डालने पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसने जो वो एक नेचुरल लैंग्वेज में मुझे रिजल्ट बनाकर दे दिया, जो कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे पहली बात तो इतना इजी करके मुझे ग्राफ चार्ट वगैरह सामने आ गया, लेकिन उसको और इजी बना दिया, उसका कंक्लूजन भी निकाल के उसने दे दिया, वो भी मेरी लैंग्वेज में। तो इस चीज़ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है चैटबॉट्स। चैटबॉट फिर से आ गया, फिर से बताना पड़ेगा, और आगे भी है, तो इस बार मैं नहीं बता रहा हूँ। चैटबॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। चैटबॉट में आपसे जब बात करेगा वो आपसे नेचुरल लैंग्वेज में बात करेगा, जिस लैंग्वेज में आप बात करो उसी लैंग्वेज में वो आपको रिप्लाई देगा। तो वो मशीन लैंग्वेज का नहीं यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का। तो ये चैटबॉट हो गया, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट जो है वो भी क्रिएट कर सकता है ये, मतलब कोई आर्टिकल लिखना हो, या फिर मतलब ऐसे काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं जिसमें आपको बस टॉपिक लिखना है। जैसे कि आपने टॉपिक लिखा ग्लोबल वार्मिंग, सिर्फ ये टाइप करा, वो पूरा आपको सेंटेंस, वो पूरा एक ऐसे बना कर दे देगा, जनरेट करके बना देगा, यूनिक। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करा हो, पूरा अलग से बना कर दे देगा। तो इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज में कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके कंटेंट क्रिएशन में और काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। इस तरह से ऊपर भी जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसमें भी काफ़ी सारी और सब एप्लीकेशन हो सकती है। ये मैंने ब्रॉडली आपको बताने की कोशिश करी है। अब ये हो गया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी चेक करने में हम नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जिसको भाई नेचुरल लैंग्वेज बनानी आ गई, वो भाई मास्टर बन गया कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं। तो हमारी लिखी हुई चीज़ों में वो गलती भी निकाल सकता है, बता सकता है कि आपने ये गलती करी है, यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर लिखना चाहिए था, यहाँ पर ए की जगह आपको द यूज़ करना चाहिए था, दी यूज़ करना चाहिए था, वो सब कुछ आपको बता देगा। तो इस चीज़ का भी हमारा एप्लीकेशन में ये काम आता है। अब फाइनली बात करते हैं चैटबॉट्स। अब बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो चैटबॉट आखिरकार है क्या? सबसे पहले हम चैटबॉट यूज़ करेंगे आपके साथ लाइव, फिर देखते हैं इसकी थ्योरी को। तो देखो चैटबॉट जो है वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं, आपको यहाँ पर कस्टमर केयर वगैरह से रिलेटेड। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा
यहाँ पर एक चैट बोट ढूंढा है जो कि है, इसका नाम है कुकी। इससे हम बात कर सकते हैं, इससे चैट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा इसके साथ हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मतलब आपको बता दो आपकी नॉलेज के लिए, एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि एक ऐसा ही एआई रोबोट है जो कि लाइव स्ट्रीम भी करता है, और लाइव स्ट्रीम में जो लोग सवाल पूछते हैं उसका रिप्लाई भी देता है, सब चीज़ें करता है। मेरे चश्मे पर ग्लेयर्स बन रही है यार, इस चीज़ को इग्नोर करना। और वो सब कुछ काम करती है, यहाँ पर वीडियो डालती है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती है, लाइव चैट में आपके सवालों को जवाब भी देती है। तो फिलहाल मुद्दे पर आते हैं, इसके साथ वीडियो, इसके साथ डुइट भी कर सकते हैं टिकटॉक पर आप। ओहो दीदी हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, इसको चेक करते हैं। तो देखो भाई इंस्टाग्राम देखते हैं इसका। ओहो इंस्टाग्राम पर फोटोज भी डाल रखे हैं। ओके भाई साहब, मतलब ये पूरी एक आप समझ सकते हो एक इंसान की तरह है, ये ट्रांस ह्यूमन है, ट्रांस ह्यूमन एआई लिख रखा है इन्होंने। लाइव स्ट्रीम 24/7। ओके लाइव स्ट्रीम भी करती है, चैटिंग भी करती है 24/7, लाइव स्ट्रीम भी करती है। चलो भाई देखना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम खोल रखा है, तो आपको बता दो अगर आपको कोई डाउट वगैरह कुछ पूछना है तो कुलभूषण कुंडलवाल, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर मुझसे डीएम करके मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ भी सकते हो। तो फिलहाल वापस से आते हैं चैट बोर्ड पर। लाइव स्ट्रीम चल रही है भाई इसकी, छोड़ता भी नहीं, देखते बाद में देखते हैं। अब इससे मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ उसके हाल चाल के, कैसे हो। या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाउ आर यू। तो रिप्लाई क्यों नहीं देती, तो बोल ना। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ यार, कुछ इशू हो गया होगा। हाय ठीक है, हो गया शुरू। हाउ आर यू। ओके देख सकते हो सबसे बढ़िया, सब बढ़िया तरीके से बात कर रहा है। इससे वैसे ही मजाक करता है। ओके देखो यार, मतलब सभी जो मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल एक इंसान की तरह यहाँ पर ये बात कर रहा है, जैसे कि सच में एक सामने इंसान हो। आई एम हैविंग फन टॉकिंग विद यू, डू यू वांट टू सेट अप अकाउंट। ये कह रहा है कि अकाउंट बना लेना। तो इससे और थोड़ी मजाक करते हैं और इसके बाद चलते हैं थ्योरी पर। तो देखो यार इस तरह से जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, वो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चैट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंसान से बात करो। ऐसे ही एक यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले हाइक इंडियन चैट मैसेजिंग एप्लीकेशन थी हाइक, उस पर भी इसी तरह का एक चैट बोर्ड था, वो भी इसी तरह का काम करता था। अभी हाइक बंद हो गया यार, काफ़ी यादें थी जुड़ी हुई इससे। तो अब चैट बोट आप देख चुके हो क्या चीज़ होती है। अब इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली चैट बोट जो है वो एक एआई का एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक कन्वर्सेशन कर सकते हो, चैट कर सकते हो आप उसके साथ, जैसे कि एक यूज़र के साथ करते हो उसी तरह से ये आप इससे चैट कर सकते हो, वो भी एक नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, और नॉर्मली आप इससे बात कर सकते हो। अब वर्किंग क्या है चैटबॉट की, किस तरह से चैटबॉट काम करता है। सिंपली दो यहाँ पर टास्क होता है। यहाँ पर सबसे पहला है यूज़र की रिक्वेस्ट को एनालिसिस करना, फिर रिटर्निंग द रेस्पॉन्स। आपने क्या चीज़ रिक्वेस्ट करी है चैटबॉट से, आपको कोई आंसर चाहिए चैटबॉट से, कोई प्रॉब्लम है उससे पूछ सकते हो, तो रिक्वेस्ट दे सकते हो चैटबॉट से। जैसे कि आपके असिस्टेंट है, आप उसको बोल सकते हो कि मेरे लिए कल 9 बजे का अलार्म सेट कर दो, तो आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है चैटबॉट को। और उसके बाद होता है रिटर्निंग द रेस्पॉन्स। अब चैटबॉट आपको रिप्लाई देगा, हाँ भाई हमने आपके हिसाब से अलार्म सेट कर दिया है। तो उसने क्या करा, आपको रेस्पॉन्स दिया है। अब रेस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करता है, मतलब आपको रेस्पॉन्स में ये चीज़ें भी मिल सकती है, जैसे कि एक जेनरिक या फिर प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी मिल सकता है। जैसे कि सेट कर दिया हाय, जैसे कि मैंने हाय भेजा था, तो उसके पास सिर्फ एक या फिर दो आंसर होंगे कि हाँ हाय, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह के 2-3 शब्द होंगे जिसका वो प्रीफिक्स है कि जैसे आप ये बोलोगे उसके रिप्लाई में यही आने वाला है। या फिर हो सकता है वो आपके अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको डिफरेंट आंसर दे सकता है। जैसे कि आपने पूछा उसको कि भाई जोक सुनाओ, तो वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट जोक्स आपको सुना सकता है अपने डेटाबेस में से ढूंढ के। तो अलग अलग आंसर भी आपको अलग अलग टाइम दे सकता है। और ये जो है वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, जो भी आपने रिक्वेस्ट करी, जैसे आपने कल का वेदर पूछा उससे, तो वो आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर बता देगा। अब यहाँ से आप जो है चैटबॉट्स में कोई काफ़ी सारी बैकएंड में एप्लीकेशन रन करती रहती है, उससे कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हो। जैसे कि आप उसको मैथ की एक इक्वेशन दे दी कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो बैक में उसने मैथमेटिकल एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको आंसर दे दिया। या फिर आपने कोई और काम दे दिया कि ये मैं आपको एक
पीडीएफ दे रहा हूँ उसको रीड करके मुझे सुनाओ, वो आपको काम करके दे दिया। इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस बैक एंड में चलती रहती है जिनका यूज़ करके वो दे सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है चैटबॉट से आपने जो कुछ पूछा वो उसे समझ में नहीं आया, वो आपसे दोबारा पूछेगी कि भाई दोबारा किसी और तरीके से समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है चैटबॉट की। चैटबॉट की इंपॉर्टेंस आप समझ, मतलब ये तो आप अपने आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर चैटबॉट की आप यहाँ पर ये हो सकता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़िया बना देता है, काफ़ी सर्विस, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से चैटबॉट से बात करो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, कंपनीज को भी काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि कस्टमर्स का एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा बना रहेगा और कस्टमर सर्विस के पैसे भी बचेंगे। मतलब कुछ प्रॉब्लम चैटबॉट ही सॉल्व कर देगा। जैसे कि आपको प्रॉब्लम है, आपका कोई अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि आपने होस्टिंग वगैरह लिया, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुझे एसएसएल सर्टिफिकेशन, मैं कुछ और बात करता हूँ, ये कुछ डीप में चला जाएगा। जैसे कि आपने अमेजोन पर अकाउंट बनाया, आप शॉपिंग कर रहे हो और आपको फ़ोन नंबर चेंज करना, आपको नहीं पता कैसे चेंज होता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके उनसे पूछेंगे, तो भाई कस्टमर केयर वालों का भी उनका टाइम ख़राब होगा, तो और आपको भी लाइन में रहना पड़ेगा थोड़ा। तो ये सिंपल सी चीज़ें जो आपकी चैटबॉट भी सॉल्व कर सकता है। आपने उससे पूछा, उसने बता दे कि यहाँ सेटिंग में जाओ, या फिर डायरेक्टली लिंक दे दी कि यहाँ पर क्लिक करके आप काम कर लो। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच सकती है कंपनी की। एआई चैटबॉट से क्या होगा, यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लगेगा कि संडे में बंद है या फिर मंडे में बंद है या फिर रात में आपको सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगी। 24 घंटे काम करता रहेगा, किसी भी टाइम किसी भी तरह से आप इनसे बात कर सकते हो। और चैटबॉट में क्या है, इनको यूज़ करने के लिए आपको 24 घंटे यहाँ पर एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कस्टमर केयर वालों के लिए भाई उनको एसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन ये 24 घंटे सातों दिन चलते रहते हैं और इसमें काफ़ी कम खर्चा होता है। बस एक बार होस्टिंग ले लिया आपने और क्लाउड पर आपने इसका पूरा सेटअप कर दिया, पूरा प्रोग्राम कर दिया, आप ये बैकएंड में चलता रहेगा, आपको कोई खर्चा इसके अलावा नहीं होने वाला है। अब क्या है, एआई चैटबॉट से जब कस्टमर्स बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा चैटबॉट के साथ, और उस चैटबॉट जो है वो उस डेटा का यूज़ कर सकता है आगे फ्यूचर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को निकालने के लिए, तो ये भी यूज़ हो सकता है। अब लास्ट टॉपिक है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन, ये देखो चैटबॉट मशीन ट्रांसलेशन, इससे पहले काफ़ी बार इसमें आ चुका है इसी यूनिट में। तो मशीन ट्रांसलेशन वही है, इसको हम प्यार से एमटी बोलते हैं, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हिंदी में इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी में हिंदी को जैपनीज़ में, जैपनीज़ को चाइनीज़ में, चाइनीज़ को नेपाली में, नेपाली को, बस इतना ही, मतलब और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, ये कम टाइम में काफ़ी बड़े टेक्स्ट को जो है वो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। और चाहे तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, या फिर पूरा इतने 10-15 पेपर का आपने टेक्स्ट इसको दे दिया, एक चुटकी बजाते ही इसने ट्रांसलेट करके दे दिया। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब इससे यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं बना रहता है, कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मशीन ट्रांसलेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये फास्ट है और किसी भी तरह के इसमें ट्रांसलेटर का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मैनुअली ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है और काफ़ी टाइम को सेव करता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ें इसमें लिख के एडवांटेजेस में देख सकते हो। अब लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी। अब देखो इसमें ना कुछ कुछ लोकल फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो कि ऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में नहीं होते, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में वो बोली जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्या बताऊँ, मतलब यार काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हिंदी में नहीं होते, लेकिन हम आम भाषा में उसको बोलते हैं, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को जो है अगर वो हमारे सेंटेंसेस में आ रहा है, पैराग्राफ में आ रहा है, तो उसको वो कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये नहीं करता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन किसी ब्रांड को या फिर आपको कोई स्लोगन है जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो वो लाइन टू लाइन आपको ट्रांसलेशन चाहिए था, वो नहीं मिलता है। मतलब ये हो गया, आप समझ रहे हो ना, फिर भी एक बार और कोशिश करता हूँ डिटेल में। जैसे कि कोई शायरी है, हिंदी की शायरी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे तो उसका मीनिंग तो वही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो क्या शायरी रह जाएगी,
वो तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस बन के रह जाएगा। तो वर्ड टू वर्ड हमें चाहिए था, वो चीज़ वहाँ पर बन के नहीं रहती है। अब यहाँ पर जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है स्लैंग्स में और नुएंसेस वगैरह को ट्रांसलेट करने में, या फिर जैसे कि स्लैंग्स वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हमारे हो गया हे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का कर दिया लोगों ने हे व्हाट्सअप, और फिर बाद में कर दिया सूप, SUP सूप। तो मतलब ये इस तरह के स्लैंग्स वगैरह है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने लगे SUP, मतलब और क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है व्हाट्सअप का, यही मतलब SUP का मतलब व्हाट्सअप होता है, मतलब क्या हाल चाल है। अब SUP का वो क्या ट्रांसलेट करेगा, तो ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि PLZ लिख दिया हमने, प्लीज़ को PLZ, और इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी, तो वो ट्रांसलेशन में करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं मशीन ट्रांसलेशन की। इसी तरह जो है हो सकता है कल्चरल अवेयरनेस और इस चीज़ में भी थोड़ा लैग कर जाए, मतलब जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, जो हमने कुछ सेंटेंस या फिर पूरा कुछ पैराग्राफ वगैरह है, वो हमने कल्चर के हिसाब से थोड़ा अरेंज करके बनाया है, लेकिन वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका थोड़ा सा कल्चरल के हिसाब से थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और भाई ये सब चीज़ें हैं, ये देख लेना, इसमें करेक्टिव ग्रामेटिकल, और इसमें कुछ ग्रामेटिकल और कल्चरल एरर्स भी हो सकते हैं, मतलब हमेशा नहीं, ग्रामेटिकल तो नहीं होगी, कभी हो सकते हैं, क्योंकि भाई टिपिकल सेंटेंस वगैरह वो तो हो जाती है, कल्चरल एरर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह की पूरी हमारी ये यूनिट होगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी पिन करी हुई, इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। प्रिंट डबल साइडेड करेंगे जैसे कि मैंने कर रखा है, सिर्फ 2 पेपर में प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा भी आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च करके अपने टीचर से डिस्कस करके। और वीडियो पसंद आई है, ये यूनिट पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना किस तरह से और आगे हम इंप्रूव कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो उसको नेक्स्ट यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।